welcome back to NurtureNet, your one-stop destination for everything you need to crack UGC Net Home Science. I'm back with another video, and today we are going to discuss about care and maintenance of clothing, care labels and symbols. Last class में हमने quality के बारे में पढ़ा था, quality and maintenance and textiles और clothing का कैसे होता है, okay, quality check कैसे होता है. अब हम मेंटेनेंस और केयर से रिलेटेड क्लोथिंग के लिए क्या क्या करते हैं, केयर सिंबल्स क्या होते हैं, लेबल्स कैसे होते हैं, वो हम देखेंगे. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो केयर और मेंटेनेंस क्लोथिंग का क्यों इम्पोर्टेंट है? ऑब्वियस सी बात है, कपड़े की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए. ओके, अपीयरेंस, क्लीनिनेस, ड्यूरेबिलिटी, शेप और कंफर्ट जो है गारमेंट का, वो हमेशा से बने रहे, हमेशा बना रहे, इसलिए कोशिश करी जाती है कि केयर और मेंटेनेंस जो है क्लोथिंग का बहुत अच्छे से हो. ठीक है, प्रॉपर केयर लाइफ स्पैन इंक्रीज कर देता है किसी भी क्लोथिंग का और ओरिजिनलिटी उसकी मेंटेन करके रखता है. लॉन्ड्रिंग क्या होता है? लॉन्ड्रिंग प्रोसेस में क्लीनिंग, रिंजिंग, ड्राइंग, फिनिशिंग गारमेंट्स का ये सब कुछ आता है. ओके, जैसे नॉर्मल हम वॉशिंग होता है, जैसे किसी भी चीज़ की वॉशिंग होती है, वॉशिंग कपड़ों की भी हो सकती है, वॉशिंग लाइक टेबल की भी हो सकती है, किसी भी चीज़ की वॉशिंग हो सकती है, धुल हर चीज़ सकती है. ठीक है, बट अगर कपड़ों की बात आती है तो वी यूज टर्म लॉन्ड्रिंग स्पेसिफिकली. तो लॉन्ड्रिंग जब बोला जाता है देन वी अंडरस्टैंड कि यहाँ पर कपड़ों की बात हो रही है. ठीक है, तो लॉन्ड्रिंग में ये वॉशिंग प्रोसेस ही होता है, बट लॉन्ड्रिंग में क्लीनिंग, रिंजिंग, ड्राइंग, ये पूरे प्रोसेस जो होते हैं एक साथ आते हैं. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड लॉन्ड्रिंग. ठीक है, फिनिशिंग भी होती है लास्ट में यहाँ पर, जैसे कि हाउस होल्ड टेक्सटाइल्स में से रिमूव डर्ट, स्टेन्स, पर्सपिरेशन, ऑर्गेनिजम्स वाइल मेंटेनिंग फैब्रिक क्वालिटी. ऑर्गेनिज्म को दूर रखना, जैसे कि बहुत लंबे टाइम तक के लिए कोई कपड़े अगर रखे रहते हैं तो आफ्टर फ्यू टाइम आप देखो कि उसमें थोड़ी सी नमी सी आ जाती है कपड़ों में और एक अजीब सी स्मेल आती है एंड वाइटिश हो जाते हैं कपड़े. दैट इज कॉल्ड मिल्ड्यू. मिल्ड्यू तब होता है जब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाते हैं कपड़ों में नमी आने की वजह से और वो कपड़ों को खराब करते हैं. ठीक है, अब ऐसे चीज़ को रोकने के लिए क्या किया जाता है? लॉन्ड्रिंग करी जाती है, मेंटेनेंस करा जाता है कपड़ों का. इसके अलावा गंदे हो जाते हैं कपड़े तो उसे धोने के लिए स्टेन लग जाता है, पर्सपिरेशन यानी कि पसीना अगर है, पसीने के धब्बे लग जाते हैं. ठीक है, या स्मेल आने लगती है कपड़ों से, वो क्लीन करने के लिए लॉन्ड्रिंग प्रोसेस होती है. गुड लॉन्ड्रिंग मेंटेन्स हाइजीन एंड प्रोलॉन्ग्स द लाइफ ऑफ क्लोथिंग. क्लोथिंग की लाइफ को, कपड़ों की, गारमेंट्स की लाइफ को बढ़ाने के लिए एक गुड लॉन्ड्रिंग जो है वो ज़रूरी होती है. हाइजीन भी मेंटेन होता है इससे. अब लॉन्ड्रिंग का मीनिंग क्या है एक्चुअली में? रिफर्स टू साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक वॉशिंग. ठीक है, साइंटिफिक और सिस्टमैटिक वॉशिंग है टेक्सटाइल्स का, उसको लॉन्ड्रिंग का नाम दिया है. इसमें क्या क्या चीज़ ज़रूरत होती है? वाटर की ज़रूरत होती है, लॉन्ड्री एजेंट्स की ज़रूरत होती है, मैकेनिकल एक्शन की ज़रूरत होती है और हीट की ज़रूरत होती है. ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलकर भी काम कर सकती है, इनमें से एक भी काम कर सकता है, इनमें से दो मिलकर भी काम कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. अब बोथ होम लॉन्ड्रिंग और कमर्शियल लॉन्ड्रिंग, अगर आप घर पे कपड़े धो रहे हैं इसमें भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. और कमर्शियल लॉन्ड्रिंग अगर है, फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज़ अ बिग इंडस्ट्री जहाँ पर कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर कमर्शियल लॉन्ड्रिंग होती है और बल्क में कपड़े क्लीन होते हैं, लॉन्ड्र होते हैं. ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं लॉन्ड्रिंग के? सबसे पहले तो डर्ट, ग्रीस, स्टेन, ओडोर, इन सब चीज़ों को रिमूव करना, ये पहला ऑब्जेक्टिव होता है, एम होता है लॉन्ड्रिंग का. क्लीनिनेस और हाइजीन को मेंटेन करना, फैब्रिक कलर और टेक्सचर को प्रिजर्व करना, वैसा का वैसा ही बनाए रखना. इसीलिए हम ध्यान रखते हैं कि पर्टिकुलर कपड़े पे किस तरीके का लॉन्ड्री एजेंट काम करेगा या फिर किस किस मैकेनिकल एक्शन से उसे धुलना चाहिए, हाथ से धुलना है या मशीन में धुलना है, और गर्म पानी में धो सकते हैं या नहीं, या ठंडे पानी में धोना है, ये पता होना चाहिए. तो हम फैब्रिक का कलर और उसका टेक्सचर जो है वो लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं. गारमेंट लाइफ एक्सटेंड हो जाती है, ऑब्वियस सी बात है. हाइजीन आप बना के रखोगे, रिमूव डर्ट करोगे, आपको पता होगा कि सही तरीके से उसे कैसे धोना है, तो उसकी गारमेंट लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी, गारमेंट की लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी. इम्प्रूव अपीयरेंस और कंफर्ट. कंफर्ट अपीयरेंस भी बना रहता है. ऑब्वियस, अगर आप गंदे कपड़े पहनते हो तो कंफर्टेबल नहीं होते, बार बार ध्यान जाता है कि हाँ दाग लगा हुआ है, दाग लगा हुआ है, ऐसा करके. और अपीयरेंस में भी कुछ वी कैन से कि दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है ना. तो कंफर्ट और अपीयरेंस बना रहे, इसीलिए लॉन्ड्रिंग ज़रूरी है. स्टेजेस क्या क्या होते हैं लॉन्ड्रिंग के? एक प्रोसेस है, सीक्वेंशियल प्रोसेस है, और सारे के सारी प्रोसेस इक्वली इंपॉर्टेंट है. देखते हैं क्या है. तो पहला प्रोसेस जो है वो सॉर्टिंग ऑफ क्लोथ्स है. ठीक है, पहले गारमेंट्स को सॉर्ट किया जाता है ताकि डैमेज जो है वो ना हो और कलर ट्रांसफ़र ना हो, जिसको हम नॉर्मल टेक्सटाइल्स की लैंग्वेज में हम ब्लीडिंग कहते हैं कि कलर निकल जाता है
ठीक है, तो वो ना हो, दूसरे कपड़ों में ना लगे, इसलिए सॉर्टिंग होती है। तो कलर वाइज सॉर्टिंग हो जाती है। वाइट जो कपड़े हैं उनको अलग रखा जाता है, डार्क कपड़ों को अलग रखा जाता है, कलर्ड है जिनमें से डर रहता है कि इट कैन ब्लीड, सो उन कपड़ों को अलग रखा जाता है, अलग धोया जाता है। फैब्रिक टाइप अलग अलग होता है, कॉटन, वूल, सिल्क, सिंथेटिक्स, ठीक है, ये सब अलग अलग किए जाते हैं धुलने के लिए, क्योंकि सबको अलग अलग टेम्परेचर चाहिए, सबका अलग अलग लॉन्ड्री एजेंट होता है। फिर डिग्री ऑफ सॉइल यानी कि वो कपड़ा कितना गंदा है या उसमें कितने दाग लगे हो। अगर कोई लाइट है, सिर्फ डर्ट निकालने के लिए, ऊपर से धूल निकालने के लिए है लाइट, तो वो कपड़े हम अलग धोएंगे या उनको पहले धोएंगे। फिर उसके बाद में जो थोड़े से गंदे हैं उनको फिर बहुत ज़्यादा, जो हैवीली जो बहुत ज़्यादा गंदे, जैसे कि ग्रीस या बहुत ज़्यादा गंदगी, मिट्टी या कुछ लग चुका है, जिसको धोना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, थोड़ा टाइम लगेगा या अलग टेम्परेचर लगेगा, वो डिग्री ऑफ सॉइल उसके हिसाब से कपड़े बांट दिए जाते हैं। फिर वॉशिंग मेथड के हिसाब से कि कौन सा कपड़ा मशीन में जाना चाहिए, कौन सा हैंड वॉश की ज़रूरत है, ठीक है। अब इम्प्रॉपर सॉर्टिंग क्या करती है, कलर ब्लीडिंग और फैब्रिक डैमेज कर सकती है। आप खुद सोचो कि अगर आप कोई बहुत ही गंदा कपड़ा है, उसको आप वाइट कपड़ों के साथ में अगर धुल दोगे तो क्या होगा, उसका डर्ट एंड ऑल जो है वो जाकर के वाइट कपड़े पे लग जाएगा, एंड वाइट कपड़ा पूरा खराब हो जाएगा, उसकी कलर खराब हो जाएगी, उसका फैब्रिक खराब हो जाएगा, ठीक है। ये हम नहीं चाहते, इसीलिए सॉर्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, पहला स्टेज है लॉन्ड्रिंग का, और इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फिर आता है प्री ट्रीटमेंट ऑफ स्टेन्स, यानी कि अगर स्टेन्स जो है बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं तो उनका प्री ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है, ठीक है। तो बिफोर हैंड ट्रीट करना होता है, जब आप उसको अलग, मतलब सॉर्ट होने के बाद में पता चल चुका है ना कि कौन सा कपड़ा है, उसमें किस तरीके का स्टेन लगा, तो उसके हिसाब से उस पर काम होता है। ओके, तो जैसे अगर ग्रीस लगा है तो डिटर्जेंट से काम हो जाएगा, इंक अगर है तो अल्कोहल से वॉश करना पड़ेगा, ब्लड अगर है तो कोल्ड वाटर से धोना है, ठीक है। अगर हॉट वाटर में धो दिया तो ब्लड का स्टेन नहीं निकलेगा और जम जाएगा, ठीक है। और टी या कॉफ़ी है तो माइल्ड ब्लीच के साथ धोना, क्योंकि टी कॉफ़ी से कलर जो है वो लग जाता है कपड़ों में, तो थोड़ा सा ब्लीच का यूज़ करना पड़ता है, तभी टी कॉफ़ी के दाग जाते हैं। अंडरस्टूड। देन कम्स वॉशिंग, ये मेन पार्ट है, ठीक है, मेन स्टेज है ये लॉन्ड्रिंग प्रोसेस का। यहाँ पर डर्ट रिमूव किया जाता है, वाटर, डिटर्जेंट, मैकेनिकल एक्शन, टेम्परेचर, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब मैकेनिकल एक्शन यानी कि क्या होता है, यहाँ पर जो कपड़े आपको हाथ से धोने हैं वो उसका वो अलग, और जो कपड़े मशीन में धुलने हैं मैकेनिकल तरीके से उसका अलग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हाथ से धो रहे हो तो भी आपको वाटर, डिटर्जेंट और टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आप मशीन में भी धो रहे हो तो भी वहाँ पर भी आपको वाटर, डिटर्जेंट की ज़रूरत तो पड़ेगी, ठीक है। फॉर्मूला एक सिनर साइकिल फॉर्मूला है लॉन्ड्रिंग एक्शन का, ठीक है। क्लीनिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होती है अगर टाइम और टेम्परेचर, केमिकल एक्शन और मैकेनिकल एक्शन ये सब कुछ सही हो, तो ये साथ में अगर हो तो हमें क्लीनिंग एफिशिएंसी यानी कि सही टाइम में एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। अब प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, वॉशिंग के प्रिंसिपल्स की, ठीक है। तो आप ये देखो कि एक्चुअली में लॉन्ड्रिंग का पार्ट है वॉशिंग, बट बहुत से लोग इसको वॉशिंग अलग करते हैं, सिर्फ वॉशिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक छोटी सी साइकिल प्रिंसिपल्स जो है वॉशिंग का वो यही है। सॉर्टिंग ऑफ क्लोथ्स हम देख चुके हैं लॉन्ड्रिंग के फर्स्ट स्टेज पे, यहाँ पर भी वही होता है, क्लोथ्स को सॉर्ट किया जाता है। करेक्ट टेम्परेचर सिलेक्ट किया जाता है, मतलब कौन से कपड़े हॉट वाटर में धुलने हैं, कौन से वार्म वाटर में धुलने हैं, कौन से कोल्ड वाटर में धुलने हैं, ये सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ जो भी फैब्रिक है। जैसे कि कॉटन या लिनन है तो हॉट वाटर में धुलेगा, सिंथेटिक्स है तो वार्म वाटर में, कोल्ड वाटर में सिल्क, वूल और डार्क कलर्स वॉश किए जाते हैं। फिर कितना अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट है, एक्सेस डिटर्जेंट कई बार रेसिड्यू छोड़ देता है, आपने देखा होगा कि अगर बहुत ज़्यादा डिटर्जेंट, कपड़े कम है और डिटर्जेंट ज़्यादा यूज़ किया गया है तो कपड़ों पे डिटर्जेंट लग जाता है ना, और फिर वो एक वाइटिश सा एक धब्बा उसमें आ जाता है, वो क्या करता है, रेसिड्यू है डिटर्जेंट का, वो नहीं होना चाहिए। मतलब डिटर्जेंट आपने इतना सारा डाल दिया कि वो प्रॉपर धुलने के बाद भी कपड़े से नहीं निकल पाया, ठीक है। और इनसफिशिएंट डिटर्जेंट भी नहीं होना चाहिए, जिससे कि क्लीनिंग ही प्रॉपर नहीं हो पा रही। इसलिए आप जब भी डिटर्जेंट यूज़ करें, या तो आप हाँ मैनुअल जो मशीन यूज़ कर रहे हैं उसमें आप देखिए कि कितने पानी में कितना डिटर्जेंट यूज़ किया जा सकता है, दिया हुआ रहता है मशीन में अब, ठीक है। और अगर हैंड वॉश कर रहे हैं तो आप चाहे तो डिटर्जेंट का जो पैकेट आपका है उस पर भी देख सकते हैं, उससे भी दिया रहता है कि कितने ml वाटर में आप कितना डिटर्जेंट डाल सकते हैं। देन प्रॉपर मैकेनिकल एक्शन, प्रॉपर मैकेनिकल एक्शन मतलब वही हाथ से धुलना है या
मशीन में धुलना है, जेंटल एक्शन होना चाहिए। जैसे कि कुछ कपड़े होते हैं जो बहुत डेलिकेट होते हैं, इसलिए उन्हें हाथ से धोना होता है, जेंटल एक्शन की ज़रूरत होती है। हाथ से भी जेंटल एक्शन, क्योंकि हाथ से भी हम स्ट्रॉन्ग एक्शन कर सकते हैं। भाई जिनके घर में मशीन नहीं है वो उसे बढ़िया तरीके से घिस घिस के ब्रश से और लकड़ी से उसे अच्छे से दबा के और पीट के उसे धोते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एक्शन। ठीक है। एंड जेंटल एक्शन मतलब फैब्रिक बहुत जेंटल है, उसे सिर्फ पानी में डालना है, थोड़ी देर इसको सोक करना है, फिर उसे या तो सोप लगा के या फिर ऐसे ही हाथ से रिंस करना है एंड वो निकल जाता है, धुल जाता है। तो प्रॉपर मैकेनिकल एक्शन अकॉर्डिंग टू फैब्रिक होना चाहिए। देन कम्स रिंजिंग। अब धुलने के बाद में आती है रिंजिंग। रिंजिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ पर डिटर्जेंट जो बचा हुआ है वो निकल जाता है, डर्ट जो लूज हो चुका है वो भी निकल जाता है। अभी तक तो वो पानी में है ना, तो पानी तो डिस्कार्ड करना पड़ेगा, और ऊपर ऊपर जो चीज़ लगी हुई है उसको भी डिस्कार्ड करना पड़ेगा, इसलिए रिंजिंग आती है। फैब्रिक सॉफ्टनेस और स्किन सेफ्टी इंश्योर करता है ये। ठीक है। क्योंकि अगर डिटर्जेंट या कोई भी केमिकल कपड़े पर अगर रह गया तो फैब्रिक स्टिफ हो जाता है। ठीक है, सॉफ्टनेस नहीं रहती फैब्रिक में, कड़क हो जाता है थोड़ा, और स्किन पे भी एलर्जी होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, अगर रह गया मान लीजिए और आपने वो कपड़ा पहन लिया तो ऑब्वियस सी बात है कि स्किन इरिटेट होगा। मल्टीपल रिंसेस फॉर हेविली सॉइल क्लोथ। अगर बहुत ही ज़्यादा गंदा कपड़ा है तो उसे 3 से 4 बार रिंस करना पड़ता है अच्छे पानी में। Inadequate rinsing leads to fabric stiffness and skin irritation. Again, second point से relevant है। अगर जो भी डिटर्जेंट है आपका वो अगर कपड़े पर रह गया तो फैब्रिक स्टिफ हो जाएगा, या कोई रिएजेंट यूज़ किया है जो रह गया, जो फैब्रिक स्टिफ हो जाएगा और स्किन पर इरिटेशन करेगा, इसीलिए। फिर है ड्राइंग। ड्राइंग आफ्टर रिंजिंग, ड्राइंग आता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, एक्सेस वाटर का रिमूवल होता है। ओके। एक होता है मेथड, इसके अलग अलग होते हैं, लाइन ड्राइंग, फ्लैट ड्राइंग, टम्बल ड्राइंग, शेड ड्राइंग। ठीक है, तो लाइन ड्राइंग में क्या होता है, यहाँ पर नॉर्मली जब हम घर पे हम अपने घर पे ऐसे ही कपड़े सुखाते हैं कि हम एक रस्सी लगाते हैं और उसके ऊपर हम कपड़ा डाल देते हैं, जिससे कि एक्सेस वाटर जो है वो नीचे निकल जाता है, एंड थ्रू सनलाइट या थ्रू एयर वो कपड़ा सूख जाता है। दैट इज कॉल्ड लाइन ड्राइंग। लाइन ड्राइंग या लाइन में आपने कपड़ा डाल दिया, मतलब जो रस्सी आपने बांधी उस पर अपने कपड़े सुखा दिए। फ्लैट ड्राइंग क्या होता है, यहाँ पर टेबल या फिर फ्लैट सरफेस चाहिए होता है जहाँ पर स्ट्रेचिंग और डिस्ट्रॉशन ना हो कपड़ों का, तो वहाँ पर फ्लैट बिछा दिए जाते हैं कपड़े और गारमेंट्स जो है वो अपने आप सूख जाते हैं, पानी अपने आप नीचे निकल जाता है एक्स्ट्रा और कपड़े हवा से सूख जाते हैं। टम्बल ड्राइंग में क्या होता है, ये मैकेनिकल ड्रायर होता है, जैसे कि हमने देखा था वॉशिंग मशीन्स में होता है। ठीक है, अब अलग अलग तरीके की वॉशिंग मशीन आती है, टॉप लोड आती है, फ्रंट लोड आती है, सेमी ऑटोमेटिक आती है, फुली ऑटोमेटिक आती है। ठीक है, सो मैकेनिकल ड्रायर्स यानी कि उसमें एक एरिया दिया होता है, अगर सेमी ऑटोमेटिक है तो अलग से एक एरिया दिया होता है जहाँ पर आप कपड़े डाल करके उसको स्पिन कर सकते हैं। स्पिन वो इतनी ज़ोर से होता है कि एक्स्ट्रा वाटर उसमें सारा निकल जाता है। ठीक है, वो टम्बल ड्राई मतलब वो अंदर जा करके कपड़ों को स्क्वीज नहीं करता है, वो उसे इतनी जोर से स्पिन करता है कपड़ों को कि पानी जो है वो थ्रू दैट रोटेटिंग मोशन एक्सेस निकल जाता है। ठीक है, अब नई मशीन्स ऐसी आ गई जिसमें जो क्या कहते हैं हम, व्हाट वी से वॉशिंग एंड स्पिनिंग एरिया दोनों सेम, टम्बल ड्राइंग दोनों सेम उसमें हो जाता है कि पानी जो है वो निकल गया, उसके बाद में द टब एक्ट एज मैकेनिकल ड्रायर और वहाँ से वो स्पिन होता है और रोटेटिंग मोशन में सारा पानी निकल जाता है। कई बार कई ऐसे भी मैकेनिकल ड्रायर्स हैं जहाँ पर हीट भी होता है। ठीक है, थोड़ा सा हवा जो है वो थोड़ी गर्म होती है जिसकी वजह से जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाए, निकल जाए। ठीक है, दैट इज टम्बल ड्राइंग। देन शेड ड्राइंग आती है। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, थोड़ा सा डायरेक्ट सनलाइट में ना डाल करके शेड एरिया में फैब्रिक को डाल दिया जाता है। वो लाइन पर हो सकता है, फ्लैट ड्राइंग पर हो, टेबल पर हो सकता है, किसी भी हो सकता है। दैट इज कॉल्ड शेड ड्राइंग। डेलिकेट फैब्रिक शुड बी ड्राइड अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट्स। जो डेलिकेट फैब्रिक होते हैं जिनमें बहुत अच्छा कलर होता है, ब्राइट कलर्स वाले जो कपड़े होते हैं उनको डायरेक्ट सनलाइट पर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से कलर उड़ जाता है, फैब्रिक डैमेज भी हो सकता है। देन कम्स फिनिशिंग। फिनिशिंग इंप्रूव कर देती है गारमेंट के अपीयरेंस को। ठीक है, तो फिनिशिंग में क्या क्या आता है, आयरनिंग आता है, ऑब्वियस हम सब करते हैं। कपड़ा धुलने के बाद में जब वापस से आपको पहनना होता है तो अच्छे से कपड़े को आयरन करते हैं, प्रेस करते थे, है ना। आयरनिंग प्रेसिंग समवट सेम थिंग। फिर होती है फोल्डिंग। फोल्ड करके आपने कपड़े को रखा है ना, ऐसे ही अगर फेंक देंगे कपड़े
तो उसका आयरन खराब होगा, दूसरी चीज़ डैमेज होगा फैब्रिक को भी, ठीक है। स्टार्चिंग आती है अगर रिक्वायर्ड है तो, हर जगह नहीं होती, नॉर्मली घरों में नहीं होती है, ज़्यादातर कमर्शियल लेवल पर की जाती है कि भाई कपड़ा जो है वो बहुत मतलब स्टिफनेस उसकी बनी रहे, आयरन खराब ना हो, इससे स्टार्चिंग करी जाती है। प्रॉपर फिनिशिंग रिस्टोर्स शेप, स्मूथनेस एंड क्रिस्पनेस, ठीक है। प्रॉपर फिनिशिंग क्या करती है, कपड़े के शेप को, स्मूथनेस को, क्रिस्पनेस को रिस्टोर कर देती है, ठीक है, जो कि धुलने के टाइम पर खराब हो जाते हैं, क्योंकि क्रिस्पनेस स्मूथनेस चली जाती है। हम इतना कपड़े को इतना हार्श एनवायरनमेंट से निकालते हैं, इसकी वजह से उसका शेप वो भी और स्क्रिप्ट क्रिस्पनेस भी हो जाता है, डिस्टोर्ट हो जाता है, और कपड़े जो है उसमें काफ़ी सल आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में सल आ जाते हैं, ठीक है, रिंकल्स पड़ जाते हैं। तो उसको वापस ठीक करने के लिए प्रॉपर फिनिशिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब फैक्टर्स क्या क्या है जो इफेक्ट करते हैं लॉन्ड्रिंग को। सबसे पहला फैब्रिक टाइप, ऑब्वियस, फैब्रिक टाइप जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से लॉन्ड्रिंग की प्रोसेस होगी। जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग में कि अकॉर्डिंग टू द फैब्रिक, कॉटन है, लिनन है, सिंथेटिक है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसका टेम्परेचर सेट होता है कि आपको किस टेम्परेचर पे वो कपड़ा धोना है। नेचर ऑफ स्टेन क्या है, ठीक है, नेचर ऑफ स्टेन पे डिपेंड करता है किस तरीके का लॉन्ड्रिंग एजेंट यूज होता है। वाटर क्वालिटी, हार्ड है या सॉफ्ट है, ठीक है, हार्ड क्वालिटी है या सॉफ्ट क्वालिटी है। ज़्यादातर हार्ड वाटर में जो सोप्स होते हैं हमारे, है ना, जो सोप होते हैं मतलब जो साबुन होता है उसमें फोम नहीं बनता है, ठीक है, डिटर्जेंट्स में बन जाता है, बट सोप ज़्यादातर जो होते हैं वो फोम नहीं बना पाते, वो झाग नहीं बना पाते हैं, ठीक है, इसलिए उनको सॉफ्ट वाटर चाहिए होता है धुलने के लिए। तो कई बार होता है ऐसा कि हार्ड वाटर क्वालिटी में कपड़े इतने अच्छे तरीके से नहीं धुल पाते, बिकॉज कई बार सोप या डिटर्जेंट बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाते। डिटर्जेंट टाइप कौन सा यूज़ कर रहे हैं उससे भी डिपेंड करता है। फिर वॉशिंग में टेम्परेचर कैसा है वो भी फैब्रिक टाइप पर डिपेंड करता है। मैकेनिकल एक्शन कैसा है, सॉफ्ट है, जेंटल है, या स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है, डिपेंड्स अपॉन दैट। टाइप्स ऑफ लॉन्ड्रिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ लॉन्ड्रिंग तीन तरीके की होती है। एक होम लॉन्ड्रिंग होती है, होम लॉन्ड्रिंग यानी कि हम घर पर जो कपड़े धोते हैं, सेमी ऑटोमेटिक मशीन हो सकती है, फुली ऑटोमेटिक मशीन से धुल सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो हाथ से कपड़े धोते हैं, कुछ होते हैं जिनके घर पे सेमी ऑटोमेटिक मशीन होती है, कुछ होते हैं जिनके घर पे फुली ऑटोमेटिक मशीन होती है, डिपेंडिंग अपॉन जो भी उनके घर पे अवेलेबल है उस हिसाब से होम लॉन्ड्रिंग होती है। दूसरी होती है कमर्शियल लॉन्ड्रिंग। कमर्शियल लॉन्ड्रिंग बहुत ही बल्क में होती है, ठीक है, जैसे होटल्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, इंडस्ट्रियल लॉन्ड्रीज हो गई, ये काफ़ी बल्क में होती है। एक कपड़ा धोने के लिए फिर आप वॉशिंग मशीन यहाँ पर नहीं लगा सकते, इनकी मशीन, लॉन्ड्रिंग मशीन भी काफ़ी बड़ी होती है, जैसे नॉर्मल वॉशिंग मशीन नहीं कह सकते, दे आर कॉल्ड लॉन्ड्रिंग मशीन्स, ओके। सो बहुत लार्ज लेवल पर होता है, बहुत सारी चीज़ें और बहुत बल्क में एंड हैवी मटेरियल जो है वो धोया जाता है। एंड आफ्टर दैट हीट मशीन्स भी होती है इसके साथ में, टेम्परेचर बढ़ा करके हीट प्रोड्यूस करी जाती है ताकि कपड़ा जल्दी सूख जाए, ठीक है। फिर होती है ड्राई क्लीनिंग। अब यहाँ पर होता क्या है, सॉल्वेंट्स यूज़ किए जाते हैं वाटर में। सॉल्वेंट्स वो जो कि स्टेन जो है रिएक्ट करे इन सॉल्वेंट में, वो घुल जाए और पानी के साथ में वो निकल जाए, ठीक है, सॉरी नॉट पानी, ड्राई क्लीनिंग है तो सॉल्वेंट्स के साथ में वो निकल जाए, एयर के कांटेक्ट में आकर के सॉल्वेंट उड़ जाए और उसके साथ में स्टेन निकल जाए, ये केमिकल प्रोसेस होता है, यहाँ पर वाटर यूज नहीं होता। सूटेबल होता है सिल्क के लिए, वूल के लिए और टेलर्ड गारमेंट्स के लिए। कुछ ऐसे गारमेंट्स होते हैं, हैवी गारमेंट्स है, सिल्क है, वूल होता है, जैसे कि ब्लैंकेट है, बहुत बड़ा है, ठीक है, अब इसको नॉर्मली कमर्शियल लॉन्ड्रिंग या नॉर्मल लॉन्ड्रिंग ना करके ड्राई क्लीनिंग करी जाती है। इम्पोर्टेंस क्या है लॉन्ड्रिंग का, ये हमने पहले देखा, ऑब्जेक्टिव जो हमने पढ़े थे, है ना, इम्पोर्टेंस वही है। मेंटेन करता है गारमेंट क्वालिटी को, इंश्योर करता है हाइजीन को, रिप्लेसमेंट कॉस्ट बचाता है ना, अगर अच्छे से कपड़ा कोई धुला जाए, उसकी प्रॉपर फिनिशिंग हो, प्रॉपर लॉन्ड्रिंग हो, तो आपके पैसे बच सकते हैं, है ना, इंस्टेड ऑफ एक बार वो खराब हो गया आपने फेंक दिया, फिर आपको नया कपड़ा खरीदना पड़ेगा। सपोर्ट सस्टेनेबल क्लोथिंग यूज, एनहेंस वियरर कंफर्ट, ठीक है, सस्टेनेबल क्लोथिंग यूज यानी लंबे टाइम तक के लिए आप उस क्लोथ को यूज करें, अच्छे से यूज करें, एंड वियरर कंफर्ट को और एनहेंस कर देता है। फिर लॉन्ड्री एजेंट्स क्या क्या होता है, लॉन्ड्री एजेंट्स वो सब्सटेंसेस होती हैं यूज एज एड इन दी क्लीनिंग प्रोसेस, ठीक है, जैसे वाटर, वाटर धोने के लिए ज़रूरी है तो ये एक लॉन्ड्री एजेंट है, ठीक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इफेक्टिव डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड हार्डनेस। टेम्परेचर क्या है वाटर का और हार्डनेस कितनी है वाटर की, सॉफ्ट वाटर है, हार्ड वाटर है, डिपेंड्स अपॉन दैट
इफेक्टिवनेस होती है वाटर की, ठीक है। सोप्स मेड फ्रॉम नेचुरल फैट्स और ऑयल्स, ये नेचुरल फैट्स और ऑयल्स से बने होते हैं। ये सॉफ्ट वाटर के लिए सुटेबल होते हैं और हार्ड वाटर के लिए नहीं होते। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, हार्ड वाटर में सोप्स जो है वो झाग नहीं बना पाते हैं, इसलिए कपड़ा प्रॉपर क्लीन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो अब आया डिटर्जेंट। डिटर्जेंट जो है सिंथेटिक क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं, ये हार्ड वाटर कोल्ड वाटर के साथ अच्छा काम कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप सोप से कपड़ा अगर आपका नहीं धुल रहा है और वाटर आपका हार्ड है, देन गो फॉर डिटर्जेंट्स। वाइडली यूज फॉर मशीन वॉशिंग, मशीन वॉशिंग के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है डिटर्जेंट इंस्टेड ऑफ सोप। फिर है ब्लीचिंग एजेंट्स। ब्लीचिंग एजेंट्स क्या करते हैं, स्टेन और रिमूव करते हैं और फैब्रिक को और वाइटन करते हैं, ठीक है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था, अगर टी और कॉफ़ी के स्टेन्स लग जाए तो एक माइल्ड ब्लीच यूज़ करना पड़ता है। दैट ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके का फैब्रिक है। अगर वाइट कॉटन्स हैं तो क्लोरीन ब्लीच यूज़ किया जाता है, जैसे कि सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। और अगर कलर्ड डेलिकेट फैब्रिक्स है तो ऑक्सीजन ब्लीच यूज होता है, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। फिर आते हैं ऑक्सिलरी एजेंट्स। ऑक्सिलरी एजेंट्स यानी कि एक तरीके से एडिशन होता है, ठीक है, जैसे कि फिनिशिंग बढ़ाने के लिए होता है। अब फैब्रिक को अगर सॉफ्ट करना है, ठीक है, फाइनल रिंस के टाइम पर फैब्रिक को और ज़्यादा सॉफ्ट करना है, जो कि ज़्यादातर वूल्स में हम चाहते हैं कि भाई सॉफ्टनेस बढ़ जाए कपड़े की, तो हम डालते हैं जैसे एग्जाम्पल कंफर्ट, ठीक है। ये क्या करता है, स्टैटिक को रिड्यूस करता है, फैब्रिक को सॉफ्ट करता है। फिर आते हैं स्टेन रिमूवर्स। स्टेन रिमूवर्स मोस्टली वही ब्लीचिंग एजेंसी होते हैं, जो कि पानी में ऐड कर दी ब्लीच कर दिया जाता है, जैसे टी या कॉफ़ी है, ऑक्सीजन ब्लीच ऐड कर दिया जाए और टी या कॉफ़ी का जो दाग है वो निकल जाता है, ठीक है। सॉल्वेंट रिमूवर्स होते हैं कुछ ऑयल या ग्रीस, जैसे कि ड्राई क्लीनिंग में होता है, यहाँ पर भी सॉल्वेंट रिमूवर्स, यानी कि आप उस दाग पर स्पेसिफिकली जहाँ जहाँ दाग है वहाँ पर वो आप सॉल्वेंट उसमें ऐड कर दो, वहाँ पर ऑयल और ग्रीस जो होगा वो उस सॉल्वेंट के साथ में निकल जाता है। ऑप्टिकल ब्राइटनर्स आते हैं, ठीक है, जो कि फैब्रिक को और ज़्यादा वाइटर अपीयर करते हैं, ब्राइटनेस देते हैं, ठीक है। ब्राइटनेस से जैसे कि एरियल हो गया, सर्फ एक्सेल हो गया, ये सब वाइटनिंग एजेंट्स हैं। फिर ब्लूइंग एजेंट्स आते हैं। ब्लू टिंट देता है थोड़ा सा येलो को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जैसे कि हमारे पास में ऑल ओवर इंडिया फेमस है जो उजाला की नील जो आती है ना, दैट इज एक्चुअली अ ब्लूइंग एजेंट। तो ये लिक्विड ब्लू क्या करता है, ये येलोइश, जैसे नॉर्मल वाइट जो कपड़े होते हैं धुलने के बाद में वो थोड़ा सा येलोइश होने लगते हैं, तो वो येलोइश रोकने के लिए ब्लू टिंट दे दिया जाता है, ब्लूइंग एजेंट यूज होते हैं। अब स्टोरेज टेक्निक्स, धुल गए कपड़े सब कुछ हो गया, अब स्टोरेज कैसे करना है कपड़ों का ये भी बताया गया, ताकि डैमेज जो है उसको प्रिवेंट किया जाए और गारमेंट को लंबे टाइम तक के लिए मेंटेन किया जाए, ठीक है। सबसे पहला होता है प्रिंसिपल, सबसे पहला क्लीन बिफोर स्टोरेज। स्टोरेज के पहले क्लीन होना ज़रूरी है ना, क्योंकि स्टेन्स एंड ऑल रिमूवल होना ज़रूरी है। जहाँ पर भी स्टेन्स होंगे वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होगी, ठीक है, और इंसेक्ट डैमेज ज़्यादा होगा, इसीलिए पहले पूरा लॉन्ड्रिंग प्रोसेस अच्छे से होना चाहिए, फिनिशिंग प्रॉपर होनी चाहिए, फिर होना चाहिए स्टोरेज। करेक्ट फोल्डिंग और हैंगिंग होना चाहिए, है ना। अब जो कपड़े जैसे कि कोट्स होते हैं जो, या फिर ब्लेजर्स जो होते हैं, सूट्स या ड्रेसेस जो होती है, उनको हैंग करके रखा जाता है। निटवेयर और स्वेटर्स को फोल्ड करके रखा जाता है। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम इंसेक्ट्स, मॉथ बॉल्स, नीम लीव्स, सेडर ब्लॉक्स ये यूज़ किए जा सकते हैं, ताकि इंसेक्ट्स या कीड़े मकोड़े जो है वो कपड़े पे ना लगे। मॉइस्चर अवॉइड करना है तो सिलिका जेल और ह्यूमिडिफायर्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम कोई भी कपड़ा नया खरीदते हैं, या फिर आप पर्स नया खरीदते हैं, या फिर आप बैग नया खरीदते हैं, तो उसके अंदर एक सिलिका जेल का छोटा सा पाउच रहता है, या बॉटल्स, आप वाटर बॉटल्स खरीदते हैं उसके अंदर सिलिका जेल होता है। वो क्यों होता है, ताकि मॉइस्चर अवॉइड किया जा सके, ठीक है। एंड प्रिवेंट मिल्ड्यू एंड ओडोर, जहाँ पर भी मॉइस्चर होगा वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो मिल्ड्यू और ओडोर, यानी कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के, कि कपड़े में दाग लग जाते हैं, वहाँ पर वाइटिश सा हो जाता है और स्मेल एक अलग सी आने लगती है कपड़ों में, वो अवॉइड करने के लिए मॉइस्चर को अवॉइड करना ज़रूरी है, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ना करें। फिर प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। ओवर क्राउडिंग इन वार्डरोब्स, जो कपड़े बहुत ज़्यादा भर के और एक के ऊपर एक रख के, जिससे कि जो क्रीजेस जो है वो बन जाती है कपड़ों में, है ना, और एक साथ इकट्ठा रख के कपड़ों को
थोड़ा सा जगह सांस लेने के लिए कपड़ों को भी होना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए और प्रॉपर जगह होनी चाहिए कपड़ों को रखने के लिए। सीजनल स्टोरेज, स्टोर ऑफ सीजन क्लोथिंग सेपरेटली, ठीक है। ऑफ सीजन के कपड़े अलग रखने चाहिए, जैसे कि अब विंटर्स में हमें पता है कि वी यूज़ स्वेटर्स, हम यूज़ करते हैं, कोट्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नॉर्मल आप उसको रखेंगे और बार बार अगर वो कांटेक्ट में आएगा तो वो उसके ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो मॉइस्चर भी बढ़ेगा और कपड़ा ख़राब होगा, मिल्ड्यू लगेगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ होंगे, ठीक है। ये नहीं करना है, इसलिए सीजनल स्टोरेज अलग बनाना है कि जो कपड़े अगर आपको ज़रूरी नहीं है आप उसे अच्छे से पैक करके पॉलीथिन्स में, या जाओ जिस कभी जो भी चीज़ है आपके पास में, उसमें आप सिलिका जेल डाल के या फिर मॉथ बॉल्स या नीम लीव्स डाल करके रख दें, सो दैट लंबे टाइम तक के लिए आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो ख़राब ना हो, बस। केयर लेबल्स क्या होते हैं? अब इम्पॉर्टेंट है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से कपड़े कैसे धुलने हैं, या किस तरीके का ब्लीच उस पर यूज़ करना है, ब्लीच करना है, यूज़ यहाँ पे नहीं भी करना है, ड्राइंग हो सकती है या नहीं, आयरन कर सकते हैं या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो अब जिन लोगों को नहीं पता होता वो लेबल देख सकते हैं, ठीक है। तो केयर लेबल्स यही इंस्ट्रक्शंस देते हैं, इसीलिए केयर लेबल पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें गाइड क्या दिया होता है, गारमेंट्स का गाइड दिया होता है, वॉशिंग कैसे करना है, ब्लीचिंग, ड्राइंग एंड आयरनिंग, ड्राई क्लीनिंग, ये सब का पूरा इंस्ट्रक्शंस जो है वो दिया रहता है केयर लेबल पर, और केयर लेबल लगा होता है कपड़े के साथ में, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या होती है इसकी, गारमेंट डैमेज प्रिवेंट करता है, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है हर गारमेंट को केयर और मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, और अगर वो उसके साथ में अटैच है तो हमारे लिए ईजी हो जाता है समझना, और उस गारमेंट को डैमेज से बचाना ईजी हो जाता है। करेक्ट केयर इंश्योर करता है मैन्युफैक्चरर को, प्रोटेक्ट मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम मिसयूज क्लेम्स, मिसयूज क्लेम से बचाया जा सकता है मैन्युफैक्चरर को। लाइक एग्जांपल कि हाँ भाई, अब आपने अगर कोई कपड़ा बेचा है, ठीक है, और फिर सामने वाला आकर के बोलेगा कि ये मैंने तो इसको धोया था और ये खराब हो गया पूरा, ठीक है, तो आप उसको दिखा सकते हो केयर लेबल की, इस पर लिखा हुआ है कि इसको कैसे धोना है, ठीक है। आपने इसको धोया बिना केयर लेबल पढ़े तो ये आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। एनहेंसेस कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ जाता है क्योंकि कस्टमर को पता होता है कपड़ा कैसे धोना है, तो वो लॉन्ग टाइम के लिए उसको यूज़ कर पाएगा, है ना। तो कस्टमर अपने आप सेटिस्फाई रहता है कि भाई कपड़ा बहुत अच्छा है, इसकी अच्छे से केयर हो जाती है, और हम इसको अगली बार, दूसरी बार भी आप चाहेंगे भाई उसी जगह से परचेज करना। अब केयर लेबल सिंबल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहला है वॉशिंग सिंबल। वॉशिंग का सिंबल आपको दिख जाएगा, जो रेडीमेड कपड़े आते हैं जो आप दुकान से खरीद करके लेकर के आते हैं उसमें केयर लेबल सिंबल्स डले हुए होते हैं, ठीक है। तो उसमें वॉशिंग सिंबल दिया होता है, टब दिया होता है वाटर के साथ में, कुछ इस तरीके से, जैसे ये टब है और ये पानी यहाँ पर दिया हुआ है, ऐसा पानी, ठीक है, ये पानी है। अब ये है अगर दिया हुआ है तो आप समझ जाओ कि ये बोल रहा है कि आप इसको धो सकते हैं, ये वॉशिंग करनी है, मतलब इसका धोना है इसको, ठीक है। मतलब पानी से जो नॉर्मल वॉशिंग होती है वो हम कर सकते हैं। अब इस पर अगर नंबर लिखा है, 40 लिखा हुआ है या 50 लिखा हुआ है या कुछ भी लिखा हुआ है, तो वो उसका मैक्सिमम टेम्परेचर है, ठीक है। मतलब इस पर्टिकुलर कपड़े को आपको 40 डिग्री सेल्सियस के पानी में धोना है, ठीक है। अगर हैंड सिंबल बना हुआ है, ये 40 ना लिख करके यहाँ पर हैंड सिंबल, ऐसा हाथ जैसा कुछ बना हुआ है अगर मान लो, ठीक है, तो ये कह रहा है कि पर्टिकुलर कपड़े का हैंड वॉश होना है, मतलब आप इसको मशीन में नहीं धो सकते, हाथ से धोना पड़ेगा, ठीक है। फिर ब्लीचिंग सिंबल आता है, ब्लीचिंग सिंबल में ऐसा ट्रायंगल बना होता है, ठीक है। ट्रायंगल मतलब कि ब्लीचिंग अलाउड है, अगर यही ट्रायंगल क्रॉस है मतलब ब्लीचिंग अलाउड नहीं है, आप इस कपड़े को ब्लीच नहीं कर सकते, खराब हो जाएगा। ड्राइंग सिंबल है अगर स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से अगर स्क्वायर बना हुआ है तो ड्राइंग कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल ड्राइंग, लाइन ड्राइंग या कुछ भी हो सकता है। अगर इसमें बीच में इस तरीके से सर्कल बना हुआ है दैट इट इज टम्बल ड्राइंग, ठीक है। टम्बल ड्राइंग यानी मशीन में ड्राई आप इसको कर सकते हो। और अगर लाइन बनी हुई है, सर्कल ना बना के इसके अंदर लाइन बनी हुई है, देन इट इज नेचुरल ड्राइंग, ठीक है। नेचुरल ड्राइंग, लाइन ड्राइंग जो कि हम करते हैं नॉर्मली हर घर में होता है कि कपड़ा धो करके हम रस्सी पे सुखा देते हैं, दैट इज लाइन ड्राइंग। देन आयरन सिंबल आता है, आयरन का सिंबल बना होगा कुछ इस तरीके से, आयरन का सिंबल बना होगा, ठीक है, यहाँ पर हैंडल लगा है, ऐसा मान लीजिए, ऐसा सिंबल बना हुआ है और डॉट्स लगे हैं। अगर एक डॉट लगा है मतलब यहाँ पर
लो टेम्परेचर पर जो है आपको कपड़ा आयरन करना है। अगर 2 डॉट लगे हुए हैं तो थोड़ा मीडियम, और 3 डॉट लगे हुए हैं तो मतलब हाई टेम्परेचर पर आपको उसको आयरन कर सकते हैं कपड़े को। ठीक है, मोस्टली हाई टेम्परेचर कॉटन्स के लिए होता है। देन ड्राई क्लीनिंग सिंबल्स होता है। ड्राई क्लीनिंग सिंबल्स मतलब अगर सर्कल बना हुआ है नॉर्मल, एक ऐसा छोटा सा नॉर्मल छोटा सर्कल बना हुआ है, देन इट इज़ ड्राई क्लीनिंग। अगर उस पर लिखा हुआ है ऊपर या अंदर उसके पी लिखा हुआ है या एफ लिखा हुआ है तो किस तरीके का सॉल्वेंट यूज़ करना है वो उसमें पता चल जाता है। ठीक है, ये स्लाइड है, इसको देखोगे तो आप समझ जाओगे। ठीक है, यहाँ पर वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। ये टब बना हुआ है, टब के अंदर पानी है, इसमें 40 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर मशीन वॉश कर सकते हैं मैक्सिमम 40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे। पानी जो है 40 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, कपड़ा खराब हो जाएगा। फिर ये ऐसा अगर बना है हैंड वॉश, ये टब बना है, वाटर बना है, हाथ बना है तो ये हैंड वॉश है ओनली। और अगर इस तरीके से है तो ये डू नॉट वॉश। ठीक है, डू नॉट वॉश जहाँ पर होगा, ठीक है, वहाँ पर आप देखो ड्राई क्लीनिंग का भी ऑप्शन होगा। और अगर ये नहीं है, आप अगर नहीं धो सकते हैं उस कपड़े को तो ड्राई क्लीनिंग का होगा। तो आप सिर्फ अगर ड्राई क्लीनिंग का है तो समझ जाओ धोना नहीं है, इसको ड्राई क्लीन कराना है। ठीक है, फिर है ब्लीचिंग। ब्लीचिंग इंस्ट्रक्शन, यूज एनी ब्लीच। अगर ऐसा ट्रायंगल बना है तो कोई से भी ब्लीच यूज कर सकते हैं। अगर Cl लिखा है तो क्लोरीन ब्लीच यूज करना है, अगर O लिखा है तो ऑक्सीजन ब्लीच यूज करना है। अगर क्रॉस लगा है तो मतलब ब्लीच नहीं करना है। फिर है टम्बल ड्राई। टम्बल ड्राई ऐसा होता है, स्क्वायर बना है और उसके ऊपर अगर सर्कल बना हुआ है तो टम्बल ड्राई। ठीक है, और अगर इस तरीके से बना हुआ है और लाइन बनी हुई है देन इट इज लाइन ड्राई, मतलब क्लोथ्स जो है नॉर्मली आपको रस्सी पे सुखाने हैं। ये देखो आयरन इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है, आयरन बना हुआ है, उस पर 1 डॉट लो हीट, 2 डॉट मीडियम हीट और 3 डॉट यानी कि हाई हीट। देन ड्राई क्लीनिंग, सर्कल बना हुआ है, उसके बीच में पी लिखा हुआ है, मतलब किस कौन सा सॉल्वेंट यूज करना है ड्राई क्लीनिंग के टाइम पर। ठीक है, और अगर क्रॉस बना है तो डू नॉट ड्राई क्लीन, ड्राई क्लीन नहीं करवा सकते इसको, आपको वॉश करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंस क्या है केयर एंड मेंटेनेंस की? प्रॉपर एक्सटेंड कर देता है गारमेंट लाइफ को, मेंटेन करता है कलर टेक्सचर को, मनी सेव करता है, सस्टेनेबिलिटी प्रमोट करता है और इंश्योर करता है कंफर्ट और हाइजीन। ये वही है इंपॉर्टेंस जो हम वॉशिंग लॉन्ड्रिंग का पढ़ चुके थे। प्रॉपर केयर और मेंटेनेंस का पूरा भी यही होता है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं रिलेटेड टू केयर एंड मेंटेनेंस। सबसे पहला क्वेश्चन है जून 25 पेपर से, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबल्स कैन बी फाउंड इन अ गारमेंट? कौन कौन से लेबल गारमेंट में मिलते हैं? ठीक है, कॉम्पोजिशन कंटेंट लेबल होता है, केयर लेबल भी होता है, ठीक है, प्राइमरी लेबल भी होता है, ब्रांड लेबल भी होता है और साइज लेबल भी होता है। सारे लेबल होते हैं, तो फिर इसमें से सही कैसे हुआ? यहाँ पर तो 4 ही दिए हुए हैं, है ना। बट एक्चुअली में अब देखो नेट कैसे खेलता है आपके साथ में, ये लूप होल है। प्राइमरी लेबल जो है वो रहता है, केयर लेबल अलग से नहीं होता, है ना। नाउ अंडरस्टैंड कि प्राइमरी लेबल क्या है। प्राइमरी लेबल एक्चुअली में वो लेबल है जिसमें सारे केयर लेबल होंगे। ठीक है, सारे केयर लेबल का मतलब क्या है? एक ही लेबल में आपको उसको ड्राई करना है, टम्बल ड्राई करना है, या फिर उसको धोना है या उसको ड्राई क्लीन करना है या उसको क्या करना है, वो सब एक ही लेवल पर होता है जिसको प्राइमरी लेबल कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा कॉम्पोजिशन कंटेंट लेबल भी होता है, किसी किसी में नहीं होता बट मोस्टली होता है। ठीक है, कॉटन पॉलिएस्टर या कॉटन लिखा हुआ होता है। ठीक है, और होना भी चाहिए कपड़ों में। सो ए सी डी और ई जो है वो हमारा आंसर है, ए सी डी और ई फोर्थ वाला। अंडरस्टूड? ये लूप होल समझना अच्छे से, नेट पूछता है क्योंकि, ठीक है, कि केयर लेबल और प्राइमरी लेबल क्या है। हम केयर लेबल पर टिक कर देते हैं, प्राइमरी लेबल को क्रॉस कर देते हैं। ए बी डी और ई भी यहाँ पर आंसर है, बट एक्चुअली प्राइमरी लेबल क्या है? जहाँ पर सारे केयर लेबल दिए हुए हैं। मीन्स एक केयर लेबल क्या हुआ? वॉशिंग का सिर्फ, एक केयर लेबल सिर्फ ब्लीचिंग का, बट प्राइमरी लेबल सारे केयर लेबल रखता है अपने पास में। ठीक है, करेक्ट है। मेन लेबल स्टिच इनसाइड द गारमेंट, यहाँ पर ब्रांड नेम, लोगो, ऑफेंड, केयर सिंबल सब कुछ होता है इसमें। ठीक है, सेपरेट कैटेगरी में केयर लेबल नहीं होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 दिसंबर 24 के पेपर से है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन वॉशिंग मशीन्स आर क्लासिफाइड एज एजिटेटर टाइप, ट्विस्टिंग टाइप, सक्शन टाइप, इम्पेलर टाइप और टम्बलिंग टाइप। ठीक है, एजिटेटिंग टाइप है,
एजिटेटिंग टाइप मतलब यहाँ पर क्या होता है, एजिटेटिंग का मतलब क्या आप वो समझो, ठीक है, मतलब कपड़े को बार बार हिलाया डुलाया जा रहा है, ठीक है, बार बार कपड़े को बैक एंड फोर्थ हिलाया जा रहा है, ठीक है, बार बार उसको आगे पीछे करके धो रहे हैं। एजिटेटर टाइप मोस्टली टॉप लोड मशीन्स में होता है। ट्विस्टिंग टाइप नहीं होता, कहीं पर भी कपड़े ट्विस्ट नहीं किए जाते। ट्विस्ट तो हम अपने हाथ से कर देते हैं निचोड़ने के लिए, जो कि गलत है, नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कपड़ों का जो टेक्सचर होता है, उनका जो फाइबर होते हैं, उनके एक्चुअली में जो धागे होते हैं उसके, वो टूटते हैं, वो खराब होते हैं, नहीं करना चाहिए। मशीन कोई भी ट्विस्टिंग टाइप नहीं होती, यहाँ तक कि सुखाने के लिए भी मशीन कपड़ों को ट्विस्ट नहीं करती है, सिर्फ रोटेट करती है, स्पिन करती है, ठीक है, जिससे कि बहुत तेजी से, बहुत जब कपड़ा घूमता है तो उससे एक्स्ट्रा वाटर जो है वो सारा निकल जाए, ठीक है। सक्शन टाइप भी नहीं है। सक्शन टाइप मतलब कि आपने कोई मशीन ऐसी दिखी है, वॉशिंग मशीन, जिसको लगा करके वो खींच के जो है दाग जो है वो बाहर निकाल लिया, ऐसी कोई मशीन नहीं है, ठीक है। इम्पेलर टाइप है। इम्पेलर का मतलब यहाँ पर है कि जो कपड़े हैं, एक्चुअली में जब हम कपड़े डालते हैं और पानी जब जाता है वॉशिंग मशीन में, तो उसमें वाटर करंट्स आते हैं। वाटर करंट्स आते हैं क्योंकि जो आपने नीचे देखा होगा उसके एक व्हील लगा रहता है, वो व्हील जब घूमता है तो उसके साथ में पानी भी घूमता है और वाटर करंट्स बनते हैं, ठीक है। दैट इज एम्पेलर टाइप, दैट इज अ वॉशिंग मशीन। देन होता है टम्बलिंग टाइप। टम्बलिंग टाइप यानी कि टब लगा होता है बड़ा सा, ठीक है, धोने के लिए, और जो हमारा ड्राई किया जाता है, व्हाट वी से इज ड्रायर जो होता है, ठीक है, उसमें भी आप देखोगे कि वो वहां पर भी टब लगा होता है, टम्बलिंग टाइप। तो टब कैसे गोल गोल घूमता है या फिर आगे पीछे घूमता है, बैक एंड फोर्थ घूमता है कपड़े धोने के लिए, ठीक है। ये टॉप लोड सॉरी फ्रंट लोड में टम्बलिंग टाइप होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप देखोगे ड्रायर एंड जो वॉशिंग मशीन वाला जो टब होता है, वॉशिंग वाला जो होता है, सो सेम होता है, ठीक है। दैट इज टम्बलिंग टाइप। तो आंसर है हमारा ए, डी और ई। ए, डी और ई थर्ड आंसर है, ठीक है, विच इज करेक्ट। देन क्वेश्चन 3, दिसंबर 23 के पेपर से, पोस्ट वॉशिंग स्टेप्स इन लॉन्ड्री आर, मतलब धोने के बाद में कौन सी स्टेप्स आती हैं पोस्ट वॉशिंग, ठीक है। स्क्रबिंग नहीं होती। स्क्रबिंग इधर इट इज ड्यूरिंग वॉशिंग और इट इज प्री वॉशिंग। अगर कोई बहुत ही स्टबर्न स्टेन है, ठीक है, उसको निकालने के लिए स्क्रबिंग करी जाती है, या फिर वॉशिंग के टाइम पर ही होती है, बट पोस्ट वॉशिंग नहीं होती। रिंजिंग पोस्ट वॉशिंग होती है, इमीडिएट पोस्ट वॉशिंग है, धुलने के बाद सीधा रिंजिंग होती है, ठीक है। वाइटनिंग होती है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर मुझे कपड़ा धुलने के बाद में रिंजिंग के टाइम पर अगर मुझे कपड़ा एक्स्ट्रा वाइट करना है तो मैं वाइटनिंग के लिए कोई एजेंट डाल दूंगी उसमें, ठीक है। फिर स्टिफनिंग आती है, स्टिफनिंग भी होती है ना, जैसे हमने फिनिशिंग के टाइम पर पढ़ा था कि स्टिफ करने के लिए स्टार्च यूज किया जाता है, या प्रेस या आयरन होती है, दैट इज एक्चुअली स्टिफनिंग, दैट इज ऑल्सो पोस्ट वॉशिंग स्टेप। नीडिंग नहीं होती, ये वॉशिंग के टाइम पर होती है, ठीक है। तो आंसर है हमारा बी, सी और डी। बी, सी और डी फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन जून 2022 के पेपर से है, परमानेंट हार्डनेस इन वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग सॉल्ट्स। कौन से सॉल्ट की वजह से परमानेंट हार्डनेस हो जाती है वाटर की। परमानेंट हार्डनेस यानी कि वाटर आप किसी भी प्रोसेस आप कुछ कर लो, आप उसको उबाल लो, कुछ भी कर लो, हार्डनेस उसकी नहीं जाएगी, परमानेंट है, ठीक है। तो अब होता यह है कि बॉइलिंग से क्या होता है, अगर आपने पानी को उबाल लिया या गर्म कर लिया तो एक्चुअली में कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो कि उड़ जाते हैं, ठीक है, बट कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं उड़ पाते, इसलिए परमानेंट हार्डनेस रहती है। अब मैग्नीशियम क्लोराइड जो है, मैग्नीशियम क्लोराइड परमानेंट हार्डनेस में आता है, ठीक है। कैल्शियम नाइट्राइड भी परमानेंट हार्डनेस में आता है और कैल्शियम सल्फेट भी परमानेंट हार्डनेस में आता है, ठीक है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो हीटिंग में जा सकते हैं, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी हार्डनेस है। अंडरस्टूड। आंसर है हमारा सी, डी और ई। चेक कर लेते हैं, करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जून 22 के पेपर से, बाय मिस्टेक यू हैव ओवर ब्लूड योर क्लोथ्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट यू वुड यूज टू रेक्टिफाई द फॉल्ट। अगर आपने अपने कपड़े ओवर ब्लू यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लू कर दिया है, बहुत ज़्यादा ब्लू यूज़ कर लिया, लिक्विड ब्लू यूज़ कर लिया, नील डाल दिए बहुत ज़्यादा कपड़ों में, तो अब उसको ठीक करने के लिए आप क्या करोगे, ठीक है। एसिटिक एसिड यूज़ करोगे, बोरैक्स यूज़ करोगे, सोडियम क्लोराइड यूज़ करोगे, या ऑक्जेलिक एसिड यूज़ करोगे, ठीक है। अब ब्लूज जो होती हैं, मतलब जो लिक्विड ब्लू या नील जो होती है, वो एक्चुअली में होती है अल्कलाइन, ठीक है।
तो एसिड यूज होगा उसको ट्रीट करने के लिए, उसका उल्टा करना है ना हमको, उसको हटाना है, उसको और ज़्यादा वो नहीं करना है ना, तो हम क्या करेंगे, हम एसिड को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बोरेक्स हट गया, सोडियम क्लोराइड हट गया, बचा एसिटिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड। क्या यूज़ करते, चलो देखते हैं, एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड क्या करता है, ब्लूइंग एजेंट को कम कर देता है, ओवर ब्लूइंग को हटा देता है, माइल्ड एसिड होता है इसीलिए। ऑक्जेलिक एसिड क्यों यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये ब्लूइंग करेक्शन के लिए नहीं होता, ऑक्जेलिक एसिड रस्ट और इंक स्टेन निकालने के लिए होता है। ठीक है, एसिड दोनों है, बट एसिटिक क्योंकि माइल्ड है, एसिटिक एसिड माइल्ड है इसीलिए यूज किया गया है। ऑक्जेलेट थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जो कि रस्ट और इंक स्टेन्स पर काम करता है। ठीक है, तो विनेगर जो होता है घर में नॉर्मली, वो यूज किया जा सकता है अगर आपका कपड़ा जो है वो बहुत ज्यादा ब्लूइश हो गया है, उसको कम करने के लिए। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अच्छा लगा है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।